हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की सीरीज़, जिसमें आपको मिलेंगे सारे के सारे एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है उसका डिटेल सॉल्यूशन और उसके जो लिंक्स होंगे पीडीएफ के लिंक्स वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁷ कूलम एंड 3 into 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी फॉर आपको ये बोला है कि दो चार्जेस हैं, मान लो कि एक इधर हो गया, दूसरा चार्ज इधर है, दोनों का आपको मैग्नीट्यूड दे दिया, यानी उसके चार्जेस की वैल्यू दे दी है। मान लो कि इसको बोल दे हम लोग Q1 चार्ज, इसको बोल दो Q2 चार्ज। चलो दोनों की वैल्यूज है आपके पास, Q1 है 2 into 10⁻⁷ कूलम और Q2 है आपका 3 into 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे मीडियम एयर बोला है तो आपको उसको ऑलमोस्ट वैक्यूम की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, बुक के अंदर आपको एग्जैक्टली वैक्यूम नहीं बोला होगा, आपको ये बोलेगा कि इन दी एयर, तो आपको जो एप्सिलॉन है यानी जो परमिटिविटी है वो आपको वैक्यूम वाली ही यूज़ करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे डिस्टेंस जो बनने वाला है आपका क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर। तो आपको बस ये क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो सिंपल फॉर्मूला है इसके अंदर, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। अगर पार्टिकल्स हमारे वैक्यूम के अंदर है तो हम लोग के की वैल्यू सीधी अप्लाई कर सकते हैं 9 into 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 into 10⁹। Q1 है आपका 2 into 10⁻⁷ और Q2 है आपका 3 into 10⁻⁷ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी जो डिस्टेंस है आपको मीटर में लेना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर यानी 30 into 10⁻⁻² मीटर होगा, यानी 3 into 10⁻⁻1 का स्क्वायर। इस तरह से क्या उसको 30 सेंटीमीटर यानी 30 into 10⁻⁻² मीटर और उसको कन्वर्ट कर दिया फर्दर 3 into 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर है इतना? ओके, इसको हटा दे अभी यहाँ से, तो बस कन्वर्जन दिखाना था मुझे आपको। ओके चलिए, तो आगे बढ़े इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि 9 3 2 6 54 into 10⁻14 प्लस 9, तो ये हो जाएगा -5 और नीचे बचेगा 9 into 10⁻²। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 9 से 54 को कैंसिल करो 6 -5, ये ऊपर जाके बन जाएगा +2, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6 into 10⁻³ न्यूटन। तो ये बन जाएगा आपका फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। दैट्स द क्वेश्चन नंबर। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर of a charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb is in the air is 0.2 न्यूटन। यानी दो स्फीयर्स है आपके पास, एक छोटा वाला है, दोनों स्मॉल ही है। एक का चार्ज है आपका 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। आपको ये बोला है कि वो जो -0.8 वाला है उसकी वजह से 0.4 वाले में जो फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन। आपको बताया कि अट्रैक्शन होगा, फोर्स की बस मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, 0.2 न्यूटन। अभी वो उधर लगता है इधर लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू की बात चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। देखो आपको ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिस्टेंस दे दिया था, फोर्स पूछा था, यहाँ पे उल्टा किया है, आपको फोर्स बिटवीन द स्फीयर दे दिया और डिस्टेंस पूछा है। तो चलो क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन R²। चलो मुझे डिस्टेंस पूछा है, मैं आपको सब्जेक्ट बना लूँ इधर, R² इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन F। चलो वैल्यूज पुट करें इधर, 9 into 10⁻⁹। यहाँ पे जब आपको डिस्टेंस पूछा है तो फोर्स की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ले लूँगा चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले लूँगा। क्या ले लूँगा इधर, चार्जेस का मैग्नीट्यूड। चलो क्या हो जाएगा 0.4 माइक्रो एंड 0.8 माइक्रो पावर -6 डिवाइड बाय फोर्स जो है आपका 0.2 न्यूटन। कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन। चलो इसको कैलकुलेट करें आगे,
0.2 से 0.42 होगा, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 0.8 जो हो जाएगा आपका 14.4 इंटू 10⁻⁻6 -12 इंटू +9 तो -3। ये जो मुझे मिला है आर स्क्वायर का आंसर, मुझे पूछा है आर फाइंड करना। चलो अगर मुझे रूट निकालना है तो मुझे पावर इवन नंबर में चाहिए होगी, तो अगर मैं आर स्क्वायर को लिखूं ऐसे कि 144 तो वो बन जाएगा 10⁻⁻4, और अगर मैं इसका रूट निकालूं तो आपको पता है 144 का निकलेगा 12 और -4 का निकलेगा -2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखो तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर जो होगा आपका इधर से इधर तक का, वो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको बस देखो ये ए पार्ट का आंसर था। बी पार्ट में आपको ये बोला है कि दूसरे के ऊपर पहले की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो कोलंबियन फोर्स होता है वो जब दो चार्जेस के बीच लग रहा है, इसका मतलब पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स दूसरा वाला पहले पे लगा रहा है, और वो जो फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। यानी अगर आपको दूसरे का फोर्स पूछा है तो वो भी 0.2 न्यूटन ही होगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस वाले से ऑपोजिट। इसको F1 बोल लो, इसको F2 बोल लो। तो अगर मैं इसका आंसर इधर लिखूं बी पार्ट का, तो इसका आंसर यही होगा कि F2 वेक्टर, F2 का जो वेक्टर होगा, F2 वेक्टर इज इक्वल टू -F1 वेक्टर। यानी अगर उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो सेम है। बस तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे सेम। पूरा सेंटेंस लिख सकते हो कि फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट विल आल्सो बी द सेम एज 0.2 न्यूटन। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3। चलो क्वेश्चन क्या है? चेक द रेशियो k² अपॉन GME अपॉन MP इज डायमेंशनलेस। Look up to the table of physical constants and determine the value of the ratio. What does the ratio signify? देखो आपको क्वेश्चन सिंपल ये पूछा है कि आपको एक रेशियो दिया है ke² अपॉन GME/MP। उसको सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि वो डायमेंशन है। तो देखो आपने 11th के अंदर जो चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटी वाला, उसके अंदर एक फॉर्मूला आता था। चलो यहाँ पे ke² क्या है, तो वो है आपका कोलंबियन फोर्स Fe। तो वो बनता है आपका, मान लो कि आपके पास दो चार्जेस है, एक इधर एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका प्रोटॉन है। चलो आपको पता ऑलरेडी दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड E जितना ही होगा। ठीक है। इसका -E होगा, इसका +E होगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो E जितना होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ E कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। तो उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, उतना ही इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव। ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, तो वो होगा ke² अपॉन r²। मान लो कि डिस्टेंस आपका r। ओके। दूसरा जो आपका GME/MP दिख रहा है, वो आपका ये दोनों का खुद के मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला बनेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या बनेगा? Fg, वो बनेगा G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय r²। यही जो सिचुएशन है, वही r डिस्टेंस पे, वही दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर वाला लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे वाला लगेगा। ठीक है। तो आपको बस ये प्रूव करना है कि ke² अपॉन GME/MP। तो देखो इसका रेशियो ले लो Fe अपॉन Fg, तो वो बन जाएगा ke² अपॉन r² डिवाइड बाई GME/MP अपॉन r²। यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? r² गया, ये बनेगा ke² अपॉन GME/MP। तो आपको ये रेशियो के बारे में बताना है कि ये रेशियो जो है आपका डायमेंशनलेस। तो आप देख लो कि ये जो रेशियो है क्या है, तो वो है आपका रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो लेते हो, जैसे लेंथ अपॉन लेंथ, मास अपॉन मास, फोर्स अपॉन फोर्स, तो वो क्या आएगा? डायमेंशनलेस। तो आप इधर देख पा रहे हो कि जो ke² अपॉन GME/MP है वो फोर्सेस का रेशियो दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारा रेशियो बन रहा है ke² अपॉन GME/MP इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इट शोज द रेशियो ऑफ
फोर्सेस, वो फोर्सेस का रेशियो दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का फॉर्मूला या फिर फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशन अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर तो हमारा प्रूव हो गया कि उसको दिखाना था हमें डायमेंशन लेस। ठीक है, क्वेश्चन बी में ये पूछा है, लुक अप टू द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। बस आपको ये रेशियो की अभी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करें, तो चलिए यहाँ पे करें, उसको वैल्यूज पुट करनी है। आपको ये बोला है कि लुक अप टू द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। अभी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, देख लिया। अभी आपको दिखाना है कि ke² अपॉन g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी। तो चलो वैल्यूज रखते जाए। k कितना है, 9 × 10⁻⁹, e का स्क्वायर यानी 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय g जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 10⁻11। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 और उसके बाद जो है आपका मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। तो देखो इसको भी पावर को पहले कर लें, चलो ऊपर बन जाएगा, कर ले उसको कि पावर को सबसे पहले 9 × 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर क्या होगा 2.56, 1.6 का स्क्वायर क्या होगा 2.56, 10⁻⁹ -19 का स्क्वायर -38 + 9 ये बनेगा 10⁻⁻29 डिवाइड बाय 6.67 × 9.1 × 1.67, 10 की पावर देख लो, -31 -27 -58 -11 10⁻⁻69। चलो इसको भी कर ले, इसका कैलकुलेशन क्या बन रहा है, इसका कैलकुलेशन देख ले अभी क्या बनेगा। चलो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, तो देख लो इसके लिए कैलकुलेटर कर ले हम लोग। तो कैलकुलेशन ये बनेगा इसका, चलो बेसिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे इसके लिए। तो क्या बन रहा है 9 × 2.56 डिवाइड बाय 6.67 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 1.67। तो इसका जो आंसर बनेगा आंसर आपका बन रहा है 0.227। इसका आंसर बनेगा आपका 0.227, इसका आंसर बनेगा आपका 0.227। 10 की पावर देख लें, -29 और +69, तो ये बनेगा 0.227 10⁻⁻40, आंसर आएगा 2.27 × 10⁻39। यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये जो डायमेंशन जो रेशियो है आपका फोर्सेस का है। ठीक है, तो ke² अपॉन g_me_mv, आंसर तो मुझे मिल गया। अभी आपको एक और बात पूछी है कि व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो देखो आप लोग कि जो रेशियो है आपका Fe/Fg के बराबर है। चलिए इसको इधर हटाए, ये जो रेशियो है आपका, रेशियो आपको दिखा रहा है Fe/Fg, क्या दिखा रहा है ये Fe/Fg, यानी जो वैल्यू मिली है 2.27 10⁻39 वो किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो आपको जो आंसर मिलेगा Fe = 2.27 10⁻39 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेशियो सिग्निफाई क्या कर रहा है, तो रेशियो ये सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 2.27 × 39 टाइम्स लार्जर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो आपको रेशियो की वैल्यू देख देखिए हो रही है 2.27 10⁻39 और ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि Fe = 2.27 × 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने 11th के अंदर जो चैप्टर 1 था उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। शायद आपने वैल्यू भी पढ़ी थी 10⁻38 टाइम्स इतना लार्जर है। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.3। अभी देखिए एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, चलो क्वेश्चन क्या है उसके अंदर देख लो। तो क्वेश्चन ये है आपका, चलो
क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 1.4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वेश्चन बी, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस। क्या होगा इसके अंदर, आपको सबसे पहले ये बताना है कि मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज होगा, सबसे पहले तो वो चार्ज कब होगा कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है। अभी क्वांटाइज का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो चार्ज होते हैं या तो वो एक चार्ज होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी के ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी मान लो कि दो बॉडीज, अभी इसको डिटेल में थोड़ा समझें कि दो बॉडीज है, ठीक है, अभी दोनों न्यूट्रल है, मैंने बोला कि इसके ऊपर कुछ चार्ज आ रहा है, कुछ चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करने से आया होगा या फिर गेन करने से आया होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेंगे ये वाला इसको कुछ इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अभी आप खुद बताओ कि ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्या वो 2.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, और ये फंडामेंटल चार्ज क्या है आपका, ये जो फंडामेंटल चार्ज है आपका E के बराबर, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई के बराबर। किसके बराबर? प्लस और माइनस एन ई के बराबर, जहाँ पे E की वैल्यू आपको पता है, E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो माइनस ई के बराबर होगा, अगर लूज कर रही है तो वो पॉजिटिव बनेगा, डोनेट कर रही है तो पॉजिटिव बनेगा, यानी प्लस एन ई के बराबर। तो सिंपल था ये, थ्योरेटिकल इसका पार्ट है, तो बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है और ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस। तो चलो इसके अंदर क्या होगा, सुनो इसके अंदर क्या होगा, इसको अलग पेज पे करें, इसको यहाँ पे सुन, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग एक पेज अलग यूज करें इसके लिए। चलो यहाँ पे क्या हुआ, आपको ये बोला है कि अगर हम लोग लार्ज स्केल ऑफ बॉडी से डील कर रहे हैं तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ठीक है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिए, कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ठीक है। मान लो कि इसके ऊपर चार्ज आ गया 1 कूलम, कितना चार्ज आ गया 1 कूलम। अभी ये 1 कूलम इलेक्ट्रॉन 1 कूलम जो चार्ज आया है, पॉजिटिव 1 कूलम, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से आया, ठीक है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे वो हमें बताना है। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, n इज इक्वल टू Q अपॉन E। चलो Q हमें पता है कितना है 1 कूलम, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा 1 अपॉन 1.6, 0.625 10⁻⁻⁻⁹, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिल रहा है 6.25, क्या ये इंटीजर है? तो ये वाला नंबर इंटीजर नहीं है, पर अगर आप उसको पीछे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है 6.25, उसके पीछे पावर है 10⁻18, यानी जब आप इसके पीछे जीरोज ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 625, 2 पावर आ गई 16 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आपका जो चार्ज बन रहा है ऑलवेज आपको इंटीजर मिल ही जाएगा, डजेंट मैटर कि आप उसको छोटी बॉडी के लिए ले रहे हो या बड़ी बॉडी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब हम लोग लार्जर बॉडी से डील कर रहे हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो पॉइंट के फॉर्म में मिल सकता है, पर जब आप उसके पीछे पावर देखोगे तो वो पावर क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। पावर क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो जब आप पावर ऐड करोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो आपको ऑलवेज इंटीजर नंबर में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर जो इंटीजर वाला पॉइंट था उसको हम लोग लार्ज स्केल ऑफ बॉडीज़ के लिए इग्नोर कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पीछे ऑलवेज कुछ ना कुछ बड़ी अमाउंट की पावर होगी। तो यहाँ पे भी रूल तो फॉलो हो ही रहा है,
बस हम लोग उसको इंटीजर नंबर आगे नहीं मिल रहा पावर के आगे, वो अलग बात है, पर रूल फॉलो हो रहा है।